वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई, जिसे आप यहां देख सकते हैं। आप यहां पर चिदंबरम साहब को और यहां पर अब्दुल कलाम साहब को सेना की वर्दी में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों को कोड नेम दिया गया, जैसे परमाणु बमों का कोड नेम दिया गया था कैंटीन स्टोर्स, और तो और परमाणु बमों के साथ साथ यहां पर पूरे ट्रकों के कारवां को जहां पर बम रखने थे सबके कोड नेम थे, ताकि किसी को यह ना लगे कि यहां वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। सेना का काम है रेगुलर तरीके से चलता रहता है, जैसे काफिले चलते हैं ऐसे चलता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने बमों को बंबई में रखा हुआ था। साथियों, बंबई में रखे हुए हमारे परमाणु बम जो प्लूटोनियम से बने हुए थे, ये इतने शक्तिशाली थे कि अगर इनकी जानकारी बंबई वालों को भी लग जाए कि बम बंबई में रखे हुए हैं, तो हाहाकार इस बात का मच जाए कि अगर ये फट गए तो क्या होगा। हमें अब बड़ी चुनौती यह देखनी थी कि बॉम्बे से निकालकर परमाणु बमों को जैसलमेर कैसे लेकर आए। ऐसा क्यों? क्योंकि परमाणु बम का निकलना, जहां पर रखे हुए हैं उस गुप्त स्थान से बाहर आना, जैसे ही बहुत ज्यादा सीक्रेसी बरती जाएगी, अमेरिका को खबर लग जाएगी कि कुछ करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीक्रेट लोकेशन से बम को जैसलमेर तक पहुंचाना भी अपने आप में एक बड़ा मिशन था। मेरे प्यारे साथियों, इस मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत तरीके से प्लानिंग की गई थी, और बहुत तरह की से प्लानिंग को इस प्रकार टेनिस बॉल के आकार की हमारी ये प्लूटोनियम की बॉम्ब्स की गोलियां थी, जिन्हें लेकर के इस प्रकार से पहुंचना था। ये परमाणु नाम की जो मूवी है उसके अंदर दिखाया गया है। 4 ट्रक्स में रख करके इन गोलों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया था। साथियों, एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है राज चेंगम्पा, उन्होंने वेपन्स ऑफ पीस द सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडियाज क्वेस्ट टू बी ए न्यूक्लियर पावर नामक पुस्तक में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि किस प्रकार से परमाणु वेपन्स को बंबई से जैसलमेर तक लाया गया था। कहा गया कि जिस जगह ये वेपन्स रखे थे, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल हो सकता है, क्या कि भारत के प्रधानमंत्री को कभी पता था कि वेपन्स कहां रखे हैं? बिल्कुल पता था। हमारे वेपन्स प्रधानमंत्री को पता होते हैं, और विश्वकर्मा पूजा के समय पर परमाणु बमों की पूजा भी होती है। यानी ये समझिए जिस वॉल्ट में रखे हुए हैं वहां पर तिलक भभूति लगाई जाती है, ठीक है ना। एक बार थल सेना अध्यक्ष को भी वो वॉल्ट दिखाया गया था जब परमाणु बम रखे हुए हैं। खैर, फिलहाल के लिए ये जो आप यहां पर ट्रक चलते हुए दिख रहे हैं, बॉम्बे के अंदर क्या किया गया कि जब इन बमों को ले जाने के लिए टेनिस के बॉल के आकार के 6 से 8 किलो के आकार के 6 से 8 किलो वजन के टेनिस के बॉल के आकार के प्लूटोनियम बम थे जो हम लेकर के यहां आ रहे थे। छोटे छोटे बम, बहुत महाविनाश फैलाने की क्षमता रखने वाले बम लाने के लिए क्या किया गया? लाने के लिए प्लानिंग इस प्रकार से कही गई कि मुंबई के अंदर लोग बहुत लेट नाइट तक सोते हैं, रात भर मुंबई रात में जगता है। ऐसी स्थिति में बोले बम को ले जाने के लिए ट्रकों का मूवमेंट कैसे कराया जाए, तो पहले से ही सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेस क्लियर करके रखे गए। समय तय किया गया, रात को 2 बजे ट्रक्स आएंगे उस सीक्रेट लोकेशंस पर बम लेने के लिए। वैज्ञानिकों को और उन जांच एजेंसीज को पता था कि ये कहां पर आएंगे। 4 ट्रक्स प्रॉपर तरीके से आते हैं, रात को 2 बजे पहुंचते हैं। वहां से ट्रक्स अपने साथ बॉम्ब्स को लेकर के कुछ ही मिनटों की दूरी पर रखे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर ट्रक्स की कोई चेकिंग नहीं की जाती है। एक रेगुलर अभ्यास की तरह रात के समय ट्रक आते हैं। वहां खड़ा हुआ एक हवाई जहाज जो पहले से ही तैयार करके रखा गया था इन ट्रकों के सामान को ले जाने के लिए, उसके अंदर सीधा सामान चढ़ा दिया जाता है। हवाई जहाज वहां से उड़ता है और आकर के अल सुबह जैसलमेर पहुंच जाता है। यानी यह प्रक्रिया इतना गुप्त तरीके से अंजाम दी गई, जिसका बहुत बड़ा महत्व था। अमेरिका को अगर यह जानकारी पता लग जाती कि बॉम्ब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी सुर्खी बन जाती। लेकिन हमने इन परमाणु बमों को, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाने वाला कार्य था, हमने सेना की वेशभूषा में इसका अंजाम दिया। इसलिए लोगों को लगा कि सेना का रेगुलर मूवमेंट चल रहा है, और जैसलमेर चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, तो सेना का मूवमेंट आए दिन लगा रहता है। हम अपने तरफ से जो हमारे उस समय के राष्ट्रपति नारायण साहब थे, उनको बोले कि आप अपने वर्ल्ड टूर को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। उन्हें जाना था विदेश यात्रा पर, उन्हें थोड़ा होल्ड पर डाल दिया गया। जो चिदंबरम साहब हैं, इनकी बेटी का विवाह होना था। इनसे कहा गया आप अपनी बेटी के विवाह को कुछ दिन टाल दीजिए, क्योंकि विवाह के अंदर आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो लोगों को शक हो जाएगा कि आप किसी ना किसी गुप्त काम पर लगे हुए हैं, तो किसी को किसी प्रकार का डाउट ना हो। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को सेना का कार्यक्रम बनाकर दिखाया गया, वैज्ञानिकों का कार्यक्रम नहीं। यह नहीं दिखाया गया कि डीआरडीओ कुछ कर रहा है, यह नहीं दिखाया गया कि भारत एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ कर रहा है। गुप्त रूप से जिस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, ट्रक उन प्लूटोनियम बमों को लेकर के पोखरण
पहुंचते हैं। सीक्रेट वॉल्ट में रखे ट्रकों सामान को लेकर के यहां पर जब पहुंचते हैं, जहाज से सामान को जब यहां पहुंचाया जाता है, तो ये नजारा अपने आप में बहुत खास होता है। और इसके ऊपर ये जो राज चेनगप्पा हैं, इनकी पुस्तक के अंदर कंप्लीट डिटेल लिखी गई है कि किस प्रकार से हमारे इन वेपन्स को ले जाकर के पहुंचाया गया था। राजा गोपाला चिदंबरम जी उस समय हेड हुआ करते थे और वो बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर के चिंतित थे कि परमाणु यहां तक बम पहुंचेगा कैसे। खैर चलिए, इसके बाद क्या हुआ साथियों, इसके बाद में अब इन बॉम्ब्स को जमीन के अंदर लगभग 200-250 मीटर बताया गया था, कई जगह लिखा हुआ है लगभग 280 मीटर की गहराई में गड्ढे खोद करके बॉम्ब्स को डाला गया था। अक्सर यह कहा जाता है कि बॉम्ब्स जब चलते हैं तो जमीन के भीतर गड्ढा होता है, लेकिन यहां पर क्या किया गया, पहले हमने गड्ढे खोदे और गड्ढे खोद करके लगभग 200-250 मीटर के गड्ढे में अपने बॉम्ब्स को रखा, ताकि उसकी वजह से राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। क्योंकि बम जब चलेगा, अच्छा दो बातें होती हैं परमाणु बम के अंदर, और वो क्या है, परमाणु बम जब चलता है तो बड़ी ऊर्जा तो उत्पन्न करता ही है, साथ में रेडिएशंस भी छोड़ता है। रेडियो एक्टिव विकिरणें अल्फा बीटा गामा के नाम से निकलती हैं। जो गामा रेडिएशंस हैं, जो बहुत दूर तक अपना असर डालती हैं, उनका अगर अवशोषण समय रहते कर लिया जाए तो उसका नुकसान दुनिया पर नहीं होता। इसलिए पहले यह गड्ढा खोदा गया और गड्ढे को खोद करके उस गड्ढे के चारों तरफ बड़ी संख्या में प्याज भरे गए। साथियों, कहा जाता है कि भारत में 2 बार प्याज के भाव आसमान छुए हैं और उसको लेकर सरकारों का विरोध भी हुआ है, और कहा गया कि उस समय बड़ी संख्या में प्याज को खरीदकर सेना ने अपने पास रखा था, क्योंकि उस प्याज को खरीदकर टनों, मतलब कई टन प्याज जो है वो उन गड्ढों में भरकर रखा गया था, क्योंकि कहा जाता है कि प्याज गामा रेडिएशंस को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में परमाणु बमों को गड्ढों में और उसके चारों तरफ भयंकर तरीके से प्याज भरकर रख दिया गया कि अगर यह ब्लास्ट होता भी है तो रेडिएशंस को यह प्याज पूरी तरह से सोख लेगा। अब सोचने की बात यह है कि पोखरण जो पहले से ही 1974 में ही अमेरिका की नजर में आ चुका था, 1995 में हम एक बार परीक्षण के लिए जाते समय पकड़े गए थे। अब अमेरिका पूरी मुस्तैदी के साथ हम पर नजर बनाए हुए था कि यदि यहां पर कोई भी हलचल पोखरण में हुई तो यह पता चल जाएगा कि इंडिया परमाणु परीक्षण कर रहा है, और इंडिया को हम तत्काल प्रभाव से कॉल करके रोक देंगे कि तुम्हें हम यह नहीं करने देंगे। ठीक है साहब। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे चोर कई बार किसी मालिक के घर में लगे हुए कैमरे की नजर के सामने चोरी करने आए और मालिक को भी ना पता चले कि चोरी हो गई, यानी कैमरा आपके सामने देख रहा है और वहां से चोरी करनी है, तो क्या किया जाए। चोर तो साहब मुंह ढक के चोरी करने आ जाता है, लेकिन हमारे सामने मुसीबत यह है कि हम मुंह ढक के भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो सैटेलाइट चल रहा है वो कैसी भी मूवमेंट उस क्षेत्र में देखेगा, कैप्चर कर लेगा। तो हमारी मुसीबत यह थी कि हमें पूरे टाइम यह नजर भी रखनी थी कि हमारे ऊपर से सैटेलाइट कब क्रॉस हो रहा है। जिन जिन समय पर सैटेलाइट हमारे ऊपर से क्रॉस होगा, हम उस समय पर कोई काम नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2, सैटेलाइट में हर 4 घंटे, हर 8 घंटे, हर 12 घंटे बाद की तस्वीरें ली जाती थी, और उन तस्वीरों में यह देखा जाता था कि क्या इस साइट पर कोई भी हलचल हुई है, क्या कोई भी परिवर्तन इस साइट पर हुआ है। अगर हुआ है तो फिर उसका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया जाता था। तो अब आप सोचिए, हमारे लिए उस क्षेत्र में 280 मीटर के आसपास का पहले तो गड्ढा खोदना, 100 से अधिक वैज्ञानिकों को उस क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था के लिए तैयार करना सो दैट वो परमाणु परीक्षण कर पाए, वैज्ञानिकों को वहां पर पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट के नाम पर ट्रकों का वहां पहुंचना, और किसी भी प्रकार की चूक ना हो, यह सारा अंजाम देना था। अब आप सोचिए किस तरह से यह प्लान किया गया होगा। जब वो सैटेलाइट गुजरता, हम उस दौर में अपने काम को अंजाम देते। जैसे ही वो निकला हम खोदना शुरू करते, अपना माल डालते, और जैसे ही वो निकलता हम तुरंत अपने ऊपर चद्दर ओढ़ करके या फिर ये समझ के कि वहां से डायरेक्ट छुप करके गायब हो जाते। आप ये फिल्म देखिएगा, परमाणु करके जो फिल्म है, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इस दृश्य को दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसको अंजाम दिया गया था। बड़े ही गुप्त तरीके से हमने इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया कि हम उनकी नजर में ना आए। साथियों, उनकी नजर में ना आए और इस काम को हम अंजाम देते जाएं। तो अब आप सोचिएगा कि केंद्रीय नेतृत्व में बैठे प्रधानमंत्री के द्वारा, अटल जी उस समय बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इसमें इतनी जबरदस्त सीक्रेसी बरती थी कि उनके तत्कालीन जो एनएसए थे, जैसे आज हमारे डोभाल साहब हैं, ऐसे उस समय ब्रजेश मिश्र साहब हुआ करते थे, उनको पता था कि क्या काम हो रहा है। प्रधानमंत्री को पता है, एनएसए को पता है, लेकिन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब तक को नहीं पता है कि हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। इस लेवल की सीक्रेसी यहां पर चिदंबरम साहब को पता है। आर चिदंबरम साहब जो परमाणु ऊर्जा
आयोग के अध्यक्ष हैं, साथ में अब्दुल कलाम साहब और उनकी टीम को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन देश में किसी राजनेता को कानो कान खबर नहीं है कि देश परीक्षण करने जा रहा है। लेकिन इस दौर में राजनेताओं के सामने भी प्रधानमंत्री को बड़ा ही शांत रिएक्ट करना है कि हम इस काम को अंजाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन मजाक ना बन जाए, क्योंकि दुनिया की खुफिया एजेंसी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली CIA हम पर एनी टाइम निगरानी रख रही है। तो अब आप सोच गए होंगे कि उस समय का कालखंड किस प्रकार का रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में हम परमाणु बमों को इस वाली न्यूक्लियर साइट पर गहरे गड्ढे में उतार रहे हैं। यह न्यूक्लियर टेस्ट साइट है जो आपको बिल्कुल बैरन सी दिख रही है, यह जानबूझकर ऐसी है क्योंकि ऊपर से यह लगे कि यहां कुछ नहीं हुआ है। इसके अंदर गहरे गड्ढे खोद करके पहले परमाणु बमों को सेट किया गया। वैज्ञानिकों को जहां रखा गया वो जमीन के बिल्कुल नजदीक चिपके हुए टेंट से थे, जो दूर से देखकर यह लगे कि यह जमीन का हिस्सा है। मिट्टी, पेड़ पौधे, इस तरह के टेंट्स थे। वैज्ञानिकों को सेना की ड्रेस पहनाई गई ताकि यह लगे कि सेना यहां पर काम कर रही है। अमेरिकी उपग्रहों से बचकर प्रॉपर तरीके से यहां पर काम किए जा रहे थे। इस प्रकार का एक दृश्य उस मूवी में भी दिखाया गया है कि इस प्रकार से निगरानी यहां पर पूरे टाइम रखी जाती थी। ठीक है साहब, हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से इस पूरी चीज पर नजर रखते हुए काम किया। कलाम साहब ने इस बारे में बाद में जब ये परीक्षण हुआ उसके बाद में कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र भी किया कि हमने कैसे अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। ठीक है साहब, प्याज का इस्तेमाल हो गया, सब कुछ हो गया। NSA साहब पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पास बैठे हुए हैं। अच्छा, एक मुसीबत उस समय और हुआ करती थी, और वो मुसीबत क्या थी? मई का समय जो है ना, उस समय राजस्थान के अंदर लू का माहौल आना शुरू हो जाता है। थोड़ी हवाएं चलने लगती हैं, मिट्टी उड़ने लगती है। मिट्टी उड़ने लगती है तो हमारे कार्यक्रमों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि परमाणु परीक्षण हो और ऐसे समय में रेडिएशन का स्राव हो, और रेडिएशन हवा के माध्यम से भी कहीं अगर पहुंच जाए तो भी चिंता का विषय है। तो हमें यह देखना जरूरी था कि टेंपरेचर और स्थितियां बड़ी सामान्य रहनी चाहिए। कलाम साहब ने दिन की इस बात के लिए कहा कि सब परीक्षण हम 11 मई को करेंगे। बोले उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि भारत गौतम बुद्ध का देश है, अहिंसा का। हम सूत्र दुनिया को पढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि हम किसी के साथ में किसी भी प्रकार का पहले से युद्ध नहीं करेंगे। 2500 साल का भारत का इतिहास रहा है, भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो हम आज भी इस काम को करेंगे केवल आत्मरक्षा के लिए। दुनिया को दिखाएंगे कि हमने बना लिया है, लेकिन किसी को धमकाने के लिए नहीं। दिन भी बड़ा टेक्टिकली विचार किया गया। सूचना मिली कि मौसम साफ रहेगा, परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। तब जाकर साथियों ये दिन आया, और इस दिन में इस परमाणु परीक्षण को होते हुए आप इस तस्वीर में देख रहे हैं किस प्रकार से आसमान में धूल का गुबार उठा। साथियों, यह ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट था कि अगर यह धरातल पर किया गया होता तो संभवतः आसपास बॉर्डर भी गायब हो गए होते। लेकिन इस परमाणु परीक्षण को जमीन के अंदर बहुत भीतर घुस के किया गया। उसके बावजूद भी जब यह परीक्षण हुआ तो मेरे प्यारे साथियों, आसपास के जिस भी व्यक्ति ने इस नजारे को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि जो भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ लगाया जाता है, जो सिस्मोलॉजी के तहत अध्ययन करता है कि कितना रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया है, सबकी सुइयां अटक गई। वैज्ञानिक बंकरों से बाहर निकल करके भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। जो भी इस दृश्य को देख रहा था भाव भ्योर हो रहा था, क्योंकि भारत ने अमेरिका को चुनौती देते हुए उस लीग में कदम रख दिया था जिस लीग के लिए अमेरिका हमें ना जाने कब से रोक रहा था, कितने वैज्ञानिकों की बलि ले चुका था, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा चुका था। जैसे ही यह सारा कारनामा हुआ, कलाम साहब के मुंह से निकला कि हमने दुनिया की परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। उसी समय प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए NSA ब्रजेश मिश्र के फोन पर घंटी बजती है। वो रिसीवर उठाते हैं और कलाम साहब कांपती हुई आवाज में कहते हैं, सर वी हैव डन इट। सर हमने कर दिखाया है। उधर से मिश्रा फोन पर ही चिल्लाते हैं, गॉड ब्लेस यू माय डियर कलाम। और ये इतिहास बनते हुए जब देखा तो प्रधानमंत्री आवास में सब चुप थे, आंखों में खुशियों के आंसू थे, और यह घटना अखबारों की सुर्खियों में छप रही थी। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ, सब तरफ से दुनिया के अंदर यह तहलका मच चुका था कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो अत्यंत खुशी का समय है भारत वालों के लिए, और उन्हें इस प्रकार का पल मिल गया है जिसे देख करके वो आने वाले समय में हर बार दुनिया की नजरों में नजरें डालकर बात कर पाएंगे।
मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका निरंतर भारत पर दबाव डाला रहा था कि आप भारत वाले कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन करें। लगभग 150 देश उस समय साइन कर चुके थे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करें, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करें, लेकिन भारत साफ इनकार कर चुका था कि नहीं, हम परमाणु बम रख करके ही कुछ करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब यह काम हुआ तो उस समय अटल जी के द्वारा इस भाव की अभिव्यक्ति कैसे दी गई, उस समय का आप एक दृश्य देखिए। यह समय है मई 11, 1998 का। अटल जी अपने निवास से बाहर निकलते हैं और निकल करके उनके साथ में प्रमोद महाजन जी भी उपस्थित हैं। यहां पर भारत का झंडा लगा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री लिखी हुई लाइन लेकर आते हैं और केवल अपने स्तर पर एक ही लाइन बोलते हैं, हमने आज शाम को इतने बजे परीक्षण कर दिया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी at 15:45 hours India conducted 2 nuclear tests in Pokhran range. These tests conducted today. डिवाइसेस के नाम लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अनाउंसमेंट में गिनती की पंक्तियां बोली और पत्रकारों से कहा, नो क्वेश्चंस प्लीज, आज कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। आप इस इंटरव्यू के खत्म होने का दृश्य जरूर देखिएगा, मात्र 2 मिनट का इंटरव्यू है। Thank you very much today. I am not replying any question now. The official spokesman. मतलब ऑफिशियल स्पोक पर्सन ही आपको जवाब देगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, कहकर प्रधानमंत्री यहां से निकल गए। मतलब ये वो दृश्य था जो कि बहुत से लोगों को एक लाइन में जवाब दे गया था कि मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। और ये लाइन जब निकल कर आई, भारत के अंदर जश्न का माहौल था। ये वो कालखंड था जिस पर भारत पर दबाकर सैंक्शंस लादने की तैयारियां हो गई। अमेरिका ने कहा ये क्या कर दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत को हम अकेला छोड़ देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। भारत ने कहा सब कबूल है, तुम्हें जितने सैंक्शन लगाने हैं लगा दो, हम भुगतने को तैयार हैं। अटल जी ने इस कारनामे को डंके की चोट पर करके दिखाया, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों में यह क्षमता बहुत पहले से थी, भाभा के समय से थी, भाभा के समय से थी, राजा रमन्ना के समय से थी। लेकिन भारत जब से आजाद हुआ तब से निरंतर युद्धों में ही व्यस्त चल रहा था। उनके बावजूद भारत ने 1974 में परीक्षण करके दिखाया। तब लोगों ने हमारा मखौल बनाया कि तुमने तो केवल चला के देखा है कि चलता है कि नहीं, उसे परीक्षण ही नहीं माना गया। लेकिन अमेरिका यह समझ गया कि भारत तैयारी तो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो अब इसे करने नहीं दिया जाएगा। करने नहीं दिया जाएगा तो 1995 में हमें करने नहीं दिया गया। अटल जी जैसे ही सरकार में आए, सबसे पहले कहा करना है भाई, यही करना है, सबसे पहले यह तय किया जाए। और साथियों, यह कारनामा हुआ। और ऐसी स्थिति में आप उस समय डीआरडीओ चीफ हुआ करते थे, आपने सारी बातें फिर प्रॉपर तरीके से आके मीडिया को जवाब में दी। और प्रधानमंत्री फिर निकल करके लोकसभा में पहुंचे, संसद में पहुंचे और अपनी तरफ से जाकर के संसद को और देश को जवाब देते हुए कहा कि हमने परमाणु बम आत्म सुरक्षा के लिए बनाया है, ताकि हमारी तरफ कोई भी नजरें उठाकर ना देखे। भारत की इस सफलता पर अमेरिका को बहुत खीज हुई। क्यों? क्योंकि अमेरिका तब से पहले केवल और केवल पाकिस्तान को ही पोषित करता आ रहा था। निरंतर हर भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था। बिल क्लिंटन उस समय भारत की तरफ बहुत खफा होते हुए उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। आप ये खबर देख सकते हैं 1998 की, यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन इंडिया। और ऐसी स्थिति में ब्लिंकन की तरफ से बयान आया और उन्होंने पब्लिकली बाहर आते हुए कहा, और यह उनका स्पीच भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया के अंदर भारत के द्वारा परमाणु बम का परीक्षण किया गया है, यह सही तरीका नहीं है। भारत को कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर साइन करना चाहिए। हम इस तरह की चीजों को एडमायर नहीं करते हैं, लेकिन भारत तो पहले ही निर्णय ले चुका था कि हम अब ऐसा ही करेंगे। और भारत ने लोगों को यह विश्वास जरूर दिलाया कि हम नो
मतलब नो फर्स्ट यूज, हम अपने स्तर पर पहले कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर दूसरा, जिसके पास परमाणु बम नहीं है उसके ऊपर भी हम परमाणु बम नहीं चलाएंगे। लेकिन हां, एक बार किसी ने गुस्ताखी हम पर कर दी तो उसे फिर छोड़ेंगे भी नहीं। भारत ने अपनी नई परमाणु नीति उस समय अपनी तरफ से घोषित कर, हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं, जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है उनके विरुद्ध भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबने इस पूरी कहानी को इतना डिटेल में एंड तक सुना है, और मैं आपको स्टैटिक्स बता दूं कि YouTube पर जितने भी आप में से मुझे लिसनर सुन रहे हैं उनमें से बहुत ही कम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब करने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय लगता है, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन हमें उसका बहुत लाभ होता है क्योंकि हम उससे बहुत मोटिवेट होते हैं। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको यह स्टोरी आज जान करके रगों में खुशी का फिर से एक ज्वार आपके मन में निकला हो